पीएम मोदी जल्द करेंगे उत्तराखंड का दौरा। मुख्यमंत्री धामी ने दिए दौरे के संकेत, केदारनाथ भी जा सकते हैं पीएम। सोईवाला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वर्चुअल संबोधन। ग्राम रेनापुर में कार्यक्रम को किया आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का विवादित बयान, नालायकों के हाथों में प्रदेश सरकार। सीएम धामी से पूछे गए सवाल। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। जेपी नड्डा ने शक्ति केंद्रों के संयोजक को किया संबोधित। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं, जिसके संकेत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिए हैं। पीएम मोदी केदारनाथ भिजवा सकते हैं। हालांकि अभी पीएमओ से इस दौरे को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आ पाई है। पर संगठन के अंदर चूंकि ये व्यवस्था है चुनावों के प्रबंधन की और चुनाव के संचालन की, उसको लेकर सारी जो हमारी टीमें हैं वो बन गई हैं और जो रह गई हैं वो भी जल्दी बन जाएंगी। सरकार के स्तर पर भी अपना काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य है अभी सरकार के स्तर पर सरकार का काम करना, संगठन का काम संगठन के स्तर पर चल रहा है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। इन्हीं तैयारियों को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी शक्ति केंद्रों के संयोजक और प्रभारियों को संबोधित किया है। इस मौके पर आईआरडीटी सभागार सर्वोच्च देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी प्रतिभाग किया है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जरूर मिलेगा। आपको बताते चले, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में सुना गया है। 2022 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। ये जगह पूरे उत्तराखंड के अंदर जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व एकदम से बढ़ा है और उसके कारण से बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां संचालित हुई हैं। कई बार बहुत सारे लोग लंबे समय से यहाँ रहते हैं, आते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं होता है। इसलिए जो भी उत्तराखंड के अंदर आकर बसेंगे उनके बारे में इस प्रकार की ड्राइव चलाई जाएगी और वो हम किसी को टारगेट करके नहीं कर रहे हैं। हम पूरे उत्तराखंड के जनमानस के हित के लिए कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। भारत चीन बॉर्डर पर उत्तराखंड में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की प्रदेश सरकार को कोई जानकारी नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सेना और आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। सीमा पर सड़कें भी ठीक हैं। चीनी सैनिकों की घुसपैठ प्रदेश सरकार की जानकारी, सेना और आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। माता की जय, भारत माता की रूप से जानकारी मिली है, समाचार माध्यमों से मिली है, अन्य माध्यमों से मिली है, उस पर एजेंसियां अपना काम करेंगी। सर, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात की है, सरकार के पास में ऐसा क्या इनपुट है जो जिस तरह से अभी ये अंदेशा जताया जा रहा है? कुछ जगह कुछ ऐसी, देखिए, ये जगह पूरे उत्तराखंड के अंदर जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व एकदम से बढ़ा है और उसके कारण से बहुत सारी आपराधिक गतिविधियाँ संचालित हुई हैं। कई बार बहुत सारे लोग लंबे समय से यहाँ रहते हैं, आते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं होता है। इसलिए जो भी उत्तराखंड के अंदर आकर बसेंगे उनके बारे में इस प्रकार की ड्राइव चलाई जाएगी और वो हम किसी को टारगेट करके नहीं कर रहे हैं। हम पूरे उत्तराखंड के जनमानस के हित के लिए कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। भारत चीन बॉर्डर पर उत्तराखंड का बाड़ोतोई
चीनी सैनिकों के घुसपैठ की प्रदेश सरकार को कोई जानकारी नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस संबंध में अभी कोई जानकारी मिली नहीं है, लेकिन आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया है। पूरी मुस्तैदी के साथ वो वहां पर तैनात है। सीमा पर सड़कें भी पूरी तरीके से फिलहाल ठीक हैं। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपने विवादित बयानों को लेकर के हमेशा से चर्चा में रहते हैं। कल मसूरी में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दिए गए बयान पर जब आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि इस बयान के मायने हरक सिंह रावत बखूबी जानते होंगे कि उन्होंने किस संदर्भ में यह बयान दिया है और इस बयान का क्या अर्थ है। आपको बताते चले कि कल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मसूरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज प्रदेश सरकार नालायकों के हाथों में और शहीदों की आत्माएं रो रही हैं। अब वो देखिए, ऐसा है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्या कहा है, वो आप लोग उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे आपको क्या कहा है उन्होंने। अब वो देखिए, ऐसा है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्या कहा है, वो आप लोग उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे आपको क्या कहा है उन्होंने। जिन लोगों को इसकी कमान संभालने के लिए उनको मौका नहीं दे रहे हैं। क्या पर होगी? उन बलबीर सिंह की आप पर होगी। मंगलवार को उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन संरक्षण समिति के आयोजित कार्यक्रम में मंत्री हरक सिंह रावत ने शहीद आंदोलनकारियों को याद करते हुए बयान दिया था। वहीं इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जनता के हितों की बात कर रहे हैं, जिसके साथ वे हमारी बातों पर मुहर लगा रहे हैं। 4.5 साल से जिस तरह से उत्तराखंड की जनता परेशान है, प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर प्रतिमा ने कहा कि प्रदेश की सत्ता सही लोगों के हाथों में नहीं है। अगर हरक सिंह रावत इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकर सदन तक ये कहती आ रही है कि जो प्रदेश की सत्ता है वो सही लोगों के हाथों में नहीं है, वो उन लोगों के हाथों में नहीं है जो जनता के हितों को साधने का काम करें। और आपके खुद के भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बात को बोल करके हमारी बातों पे मुहर लगाने का काम कर रहे हैं। और गलत नहीं कह रहे हैं, वो एकदम सही कह रहे हैं कि 4.5 सालों से देवभूमि में जिस तरीके से लोग परेशान हैं। अगर मैं कर्मचारियों की बात करूं तो उपनल कर्मचारी हो, पंचायती राज कर्मचारी हो, सचिवालय सह कर्मचारी हो, आशा कार्यकर्ती हो, वो अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। आज ऊपर मीटिंग ले रहे थे ना विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस डोईवाला विधानसभा में इस बार दमदार प्रत्याशी उतारने के साथ ही स्थानीय कार्यकर्ता को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने की बात विधानसभा प्रभारी के सामने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रखी। डोईवाला विधानसभा पर पूरे उत्तराखंड की निगाहें टिकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस किस पर दांव लगाती है, लेकिन जिस तरीके से इस बार बीजेपी और कांग्रेस में स्थानीय उम्मीदवार को ही समर्थन देने की बात कही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रभादुन गौरव चौधरी के साथ पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट और तमाम कांग्रेस नेताओं ने विधायक फुरकान अहमद से विस्तृत चर्चा की और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए संगठन को धार देते हुए बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच ले जाकर के जनता को कांग्रेस के पक्ष में करने का आह्वान किया गया है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड बीज पर तराई विकास निगम के निदेशक मंडल में बैठक की, जिसमें 186 कर्मियों के 2016 से 2021 तक के डीए के भुगतान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य के निजी बीज उत्पादक संस्थानों की जरूरत का 50% आधारीय बीज निगम से खरीदा जाएगा। वहीं बिजनेस एसोसिएट की ओर से किए जाने वाले व्यवसाय में निगम की लाभांश से बढ़ोतरी करने और टीडीसी की हालात को सुधारने के लिए सीड्स प्लांट्स के आधार पर सीड्स के 50% को टीडीसी से लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही 33,000 कुंटल सीड्स को सब्सिडी के आधार पर टीडीसी के जरिए किसानों को बांटा जाएगा। जो आज बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, 186 जो कर्मी हमारे टीडीसी के, उनकी 2016 से मांग थी कि उनके डीए का भुगतान किया जाए। टीडीसी की माली हालत बड़ी खराब थी, लेकिन मैं बधाई भी देना चाहूँगा टीडीसी ने पिछले कुछ समय से उनके प्रबंधन को
जिसमें MD और महाप्रबंधक की बड़ी भूमिका रही कि आज हम करीबन हम पे वहाँ पर शुद्ध लाभ का 1,86,00,000 रुपये अभी बैलेंस है, जिसको ये निर्णय हुआ है कि सभी कर्मचारियों में इस पैसे को उनका 2016 से 2021 तक का जो डी है उसमें अनुपातिक तौर पर सबको दे दिया जाए ताकि सबको इसका फायदा मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनावी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं सूबे की राजधानी देहरादून में शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारियों की वर्चुअल बैठक हुई। वर्चुअल बैठक में बीजेपी मुख्यमंत्री सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही राज्य की 70 विधानसभाओं को वर्चुअली जोड़ा गया है। – 2022 के विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनावी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं सूबे की राजधानी देहरादून में शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारियों की वर्चुअली बैठक हुई। वर्चुअल बैठक में बीजेपी के मुख्यमंत्री सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही राज्य की 70 विधानसभाओं को वर्चुअली जोड़ा गया है। और अपनी अपनी कुर्सी ग्रहण कर लें। कोरोना के चलते लंबे इंतजार के बाद चारधाम यात्रा खुलने के बाद से ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन चारधाम में सीमित संख्या में ही यात्रा करने की परमिशन है, जिसे लेकर के अब सरकार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने को लेकर के हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, ताकि और यात्रियों को दर्शन करने की इजाजत दी जा सके। नहीं, लोग निराश होकर लौट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लोग निराश होकर लौट रहे हैं। और यात्रा पहले भी कोरोना काल में चली थी, हमने उसको अच्छी तरह से मॉनिटर किया था। कोई भी बीमारी का एक्सप्लोजन नहीं हुआ, कोरोना का कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। हम पूरी तरीके से सक्षम हैं और निश्चित रूप में हम याचिका जो है हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे और उनसे अनुमति मांगेंगे कि संख्या बढ़ाई जाए। बद्रीनाथ धाम में खुशनुमा मौसम के बीच तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं चारधाम यात्रा के तहत बद्रीनाथ धाम आने वाले 3000 तीर्थयात्रियों को वाहन सहित देर रात गोविंद घाट पुलिस ने ई पास और कोविड गाइडलाइंस के नियमों की वैधता के कारण यात्रा बेस कैंप पांडुकेश्वर में ही रोक दिया। बिना ई पास के लगभग 300 यात्रियों को बद्रीनाथ धाम की कोविड गाइडलाइन के कारण रोकते हुए आज सुबह रजिस्ट्रेशन करने के बाद धीरे धीरे छोटे ग्रुप में बद्रीनाथ धाम भेजा जा रहा है। आपको बताते चले, करीब 8000 तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं अभी तक। यूं तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देश विदेश से पर्यटक उत्तराखंड देव नगरी में आस्था के लिए आते हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने गूंजी में शिव महोत्सव कराने का निर्णय लिया। काफी समय पहले यहां पर नेपाल और भारत का काला पानी विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती किसी स्वर्ग से कम नहीं है, इसलिए जिलाधिकारी द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों और जनता को साथ लेकर के इस शिवा के पावन स्थान में शिव महोत्सव कराने का निर्णय लिया है, ताकि छुपी हुई प्राकृतिक सुंदरता पूरे विश्व के सामने आ सके और गूंजी में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। शिव महोत्सव को लेकर आज जो बैठक हुई, इसमें 3 दिवसीय शिव महोत्सव 18 से 20 अक्टूबर तक मनाए जाने को लेकर जो हमारी बैठक में उपस्थित गणमान्य जनप्रतिनिधिगण थे, उनके द्वारा इसे निर्धारित किया गया। और इसमें हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ और एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हमारे दूरस्थ स्थल या गुंजी जो एक शिव के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ से देखिए, जिलाधिकारी के द्वारा जो शिव महोत्सव गुंजी का एक आयोजन की जो सोच रखी गई है, वो बहुत ही जो है अति उत्तम भी है, बहुत ही मैं सुंदर कहूँगा आने वाले समय के लिए।
धारचूला के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए मील का बस्तर साबित होगा। और इस तरह का आयोजन होने से निश्चित तौर पर आज तक लोग केवल चारधाम यात्रा को देखते थे। हमारे यहाँ आदि कैलाश, ओम पर्वत और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, तो इन चीज ये जो है ये भी हाईलाइट होंगे। और ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो है ज़्यादा भी नहीं तो 60 से 80% जो है श्रद्धालु जो है वहाँ पर आए। सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डाबर कंपनी द्वारा 250 यूनिट का जनरेटर ऑक्सीजन प्लांट का डीएम रंजना राजगुरु द्वारा उद्घाटन किया गया। डीएम रंजना राजगुरु और क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के फीता काटा और नारियल फोड़ करके प्लांट चालू करके शुभारंभ किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित हुए इस प्लांट से यहां आने वाले मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। डीएम और विधायक ने इसे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को भारी ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा था और ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। भविष्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए लोगों को ऑक्सीजन की कमी से ना जूझना पड़े, इसको लेकर के इस प्लांट की क्षेत्र को बहुत ज्यादा जरूरत थी। धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले डाबर इंडिया का, जिन्होंने मेरे और मैडम के रिक्वेस्ट पे एक 60 लाख रुपए का यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करी है CHC सितारगंज में। पिछले कोरोना वेव में आप सबने देखा किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के लिए त्राही मची हुई थी। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे, परेशान थे। तो इस ऑक्सीजन प्लांट से हमारे जो सितारगंज अस्पताल के 36 बेड कवर्ड है और जब बालाजी यहाँ पर अपना पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देगा तो ये ऑक्सीजन प्लांट लगभग 100 ऑक्सीजनेटेड बेड्स को सप्लाई कर सकता है। आज डाबर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से CHC सितारगंज में 250 LPM का ऑक्सीजन प्लांट आज यहाँ पे लोकार्पण किया गया है। तो सबसे पहले मैं डाबर इंडिया लिमिटेड का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बार ही कहने पर हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और आज यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन प्लांट लग के तैयार हो गया। अभी हाल फिलहाल तो 36 बेड पे पूरी पाइपलाइन बिछ गई है और वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू हो रही है। और फ्यूचर में या नॉर्मल डेज़ की अगर हम बात करें तो ये 80 से 100 बेड पे भी सप्लाई से हो सकती है। लाल कुआं में ग्रामीण विकास और शोध संस्था द्वारा वार्ड नंबर 7 में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टरों की विशेष टीम के साथ एक टीबी वैन भी मौजूद है। टीबी वैन में लोगों के एक्सरे के साथ HIV और बलगम की जांच निःशुल्क की गई। शिविर में लगभग 50 से अधिक लोगों ने जांच करवाई है। जो है ग्रामीण विकास एवं शोध संस्था, जो हमारी एक संस्था है जो लाल कुआं में कार्य कर रही है विगत 8 वर्षों से। इसके तहत हम काम करते हैं, जो एक गवर्नमेंट की संस्था है जिसमें हम लोगों का फिर मुफ्त में HIV टेस्ट कराते हैं। और हमारे द्वारा ये वैन जो बुलाई गई है टीबी एक्सरे जिसमें हो रहा है और HIV टेस्टिंग करवा रहे, लोगों को दवाइयाँ देते हैं, हम डॉक्टर बैठालते, डॉक्टर जांच करते, दवाई देते हैं। ये जो है फौजी फिल्म की तरफ से कैंप लगा है। ये जो है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI की मशीन वो है कंपनी, ठीक है। फौजी फिल्म की वजह से कैंप लगा है और एक्सरे होते हैं अंदर, जो होते हैं गाड़ी में एक्सरे होते हैं और बाहर स्पुटम टेस्ट होता है, बलगम का टेस्ट। टीबी का कैंप लगा है। कहते हैं कि पहाड़ के लोगों को पहाड़ जैसे ही विकट और विषम परिस्थितियों को झेलने की शारीरिक और मानसिक इच्छा शक्ति प्राकृतिक से प्राप्त होती है, लेकिन जिसके चलते वहां के लोगों को कठिन जीवन जीने की आजादी हो जाती है। इसका एक उदाहरण आप यहां इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग मीलों पैदल चल करके रस्सियों के सहारे पीने का पानी ढोने को मजबूर हो गए हैं और संचार सेवा बदहाल होने से अपनों से दूर हो गए थे। लेकिन जब मीडिया में खबर आई तब तोलमा गांव की इन समस्याओं पर प्रशासन की नजर पड़ गई, जिसके बाद संचार सेवा भी बदहाल हुई और पेयजल लाइन ठीक करने का कार्य भी शुरू किया गया। दरअसल ये वीडियो सीमांत जोशीमठ प्रखंड के धौली गंगा घाटी में स्थित तोलमा गांव का है, जहां भूस्खलन के चलते पानी की लाइन टूट गई थी और गांव के लोग मीलों पैदल चलते हुए जान जोखिम में डाल करके किसी तरीके से रोप फिक्स करके टूटे पाइपलाइन से पीने के पानी को ढोने के लिए मजबूर हो गए थे। वहीं मीडिया में बात उठने के बाद स्थानीय प्रशासन जागा और पेयजल विभाग ने तोलमा गांव में 300 मीटर पेयजल पाइप भिजवा दी। इधर जियो का संचार टावर भी सिग्नल देने लगा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभी लोकल मीडिया का आभार जताया है।
आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी परेशानियों के साथ लोग पीने का पानी ला रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही ये मीडिया में खबर उठी, प्रशासन ने लोगों की मदद की है और अब से बातचीत भी कर सकते हैं। यहाँ पर नेटवर्क भी आ रहे हैं और लोगों को परेशानियां भी नहीं हो रही हैं। व्यक्त करना चाहते हैं कि जो मीडिया ने डोलमा गाँव के पानी के विषय में जो है कि बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, उसके लिए हम पूरी जोशीमठ की मीडिया को सलाम करते हैं। और उनके प्रयास से जो है कि जल संस्थान और स्थानीय प्रशासन हरकत में आई है। हमारे यहाँ पे विगत कई दिनों से जियो का नेटवर्क नहीं था, तो आज यहाँ पे जियो का नेटवर्क पूर्ण रूप से आ चुका है। हम लोग अपने बच्चों से भी अभी बातचीत की है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि समस्त मीडिया कर्मियों का, पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचा। काफी लंबे समय से आशा कार्यकर्ती निश्चित मानदेय, इंश्योरेंस और कोरोना काल के दौरान दी गई सेवाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। मांगे पूरी न होने से खफा आशा कार्यकर्तियों ने आज सचिवालय कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। आशा कार्यकर्तियां सड़क पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल आशाओं की लंबे समय से मानदेय को लेकर के सरकार से मांग है। वहीं आशाओं का कहना है कि पहले भी सरकार से आश्वासन ही मिला था, लेकिन उस पर कोई विचार अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते आशा कार्यकर्तियों में सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है और अब वो आंदोलन कर रही हैं। 2 महीने हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे इतने अच्छे कि हम इनकी शासना भी नहीं कर सकते। वादा कर देते हैं और पीछे हट जाते हैं। 20 तारीख का वादा किया कि शासनादेश जारी करेंगे। 20 तारीख के बाद फिर वादा किया कि हम 24 तारीख को शासनादेश जारी करेंगे। 24 के बाद कह दिया कि हम 29 तारीख को शासनादेश जारी करेंगे। लेकिन आज इन लोगों ने हमें, इस सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम आज सड़कों पर उतर गए हैं। एक नारा तो मोदी जी का होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऊपर से नारा होता है कि बेटी सड़कों पे आ। जसपुर क्षेत्र में तराई पश्चिम वन प्रभाग के फाटो रेंज में स्थित कालू सैयद की मजार पर हुए कमेटी और दुकानदारों के बीच विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है और दुकानदार वहीं धरने पर बैठे हुए हैं। इस मामले में संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी जसपुर आज कालू सैयद मजार पर पुलिस टीम के साथ जांच पर पहुंची, जहां उपजिलाधिकारी ने दोनों पक्षों की बात सुनी, जिस पर उपजिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि मजार पर विवाद चल रहा है, जिसमें दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, जहां दुकानें एक साथ लगाई जाएंगी और एक निगरानी कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जिसमें पुलिस और प्रशासन दोनों मौजूद रहेंगे और जो भी विवाद की स्थिति है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इस बात को लेकर के कालू सैयद मजार के प्रबंधक सादिक अली का कहना है कि वक्फ बोर्ड के आदेश अनुसार पुलिस विभाग या प्रशासन कोई भी कमेटी के बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसमें जो है वक्फ बोर्ड का एक ट्रिब्यूनल कोड होता है, जिसमें वक्फ बोर्ड की ही सुनवाई की जाती है। उसने साफ साफ आदेश दिया है कि एसडीएम या कोतवाल साहब का इस मजार से कमेटी को लेकर कोई भी हस्तक्षेप नहीं है और ना ही उसमें कोई दखल अंदाजी कर सकते हैं। इसलिए वह यहाँ पे ताला डालना या किसी भी तरह का हिसाब किताब लेना उनके क्षेत्र का अधिकार, निगरानी के लिए कमेटी बनाना वो जो है कानून के आदेशों के खिलाफ है। कालू मजार है, यहाँ पर एक विवाद चल रहा था जिसकी सूचना हमको मिली हुई थी, तो एक दोनों पक्षों से यहाँ पर वार्ता की गई है। वार्ता में एक डिसीजन निकला है कि जो दुकानों में एक से दुकान एक साथ लगी रहेंगी और साथ में एक निगरानी समिति का यहाँ पर गठन किया जाएगा, जिसमें कि पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद रहेगी और जो भी विवाद की स्थिति है इसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। चंपावत पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन में बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 9 किलो 200 ग्राम चरस के साथ बाप बेटे को हिरासत में लिया है। पाटी थाना पुलिस और एडीटीएफ की संयुक्त टीम की कार्रवाई में मां बेटे को हिरासत में लिया गया था। आपको बता दें, इससे पहले पुलिस की ओर से 1 महीने के अंदर चलाए गए अभियान में 20 मामलों में 26 किलो 540 ग्राम चरस बरामद की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन आगे भी जारी रहेगा, जिसके तहत में आज कार्रवाई करते हुए एटीएस टास्क फोर्स और जो हमारी पार्टी थाना पुलिस है, इन्होंने मिलकर आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तार की। कब्जे से लगभग 9 केजी 200 ग्राम चरस बरामद की गई है
जो इस सीजन की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। और कुल मिलाकर इस महीने के दौरान ही हमने लगभग 26 केजी के आसपास चरस और लगभग 30 ग्राम के आसपास मैक। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड एसटीएफ ने एक साथ इस्लाम नगर, सितारगंज और रुड़की में सटोरियों पर कार्रवाई की। कार्रवाई में एसटीएफ ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आपको बताते चले, एसटीएफ ने रुड़की से सटोरी शशांक गोयल की अरेस्टिंग की है। वहीं सितारगंज में भी 2 आरोपियों को ऑनलाइन सट्टा खिलाने के चलते गिरफ्तार किया गया है। जो सूचना मिली थी, इसमें रुड़की में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो सुल्तान 666 ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा खिलवाता था और आईसीआईसीआई बैंक में पैसे डलवाता था। जो भी लोग सट्टा खेलते थे वो पैसे आईसीआईसीआई बैंक में जमा करते थे, तो उसमें उसका ट्रांजैक्शन पाया गया है। काफ़ी लोगों ने उसमें पैसा जमा किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।